क्लास 12 बेटा थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज़्म। इसमें जो चैप्टर्स हम इंक्लूड करेंगे डेट इज़ फर्स्ट चैप्टर इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, सेकंड चैप्टर इज़ फोर्स ऑन ए चार्ज, थर्ड इज़ फोर्स ऑन ए करंट, देन मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ मैग्नेटिज्म, एंड लास्ट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले जो टॉपिक है यहाँ पर डेट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम किसको बोलते हैं? इट इज़ अ स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी भी मैग्नेट के अराउंड या किसी मटेरियल के अराउंड ऐसा स्पेस जहाँ पर उसका जो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है हम मेज़र कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उस सराउंडिंग जो आपके पास एरिया होगा, स्पेस होगा, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, ऑस्टर्स एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या शो किया हुआ है कि अगर एक करंट कैरिंग कोई भी वायर है, उसके पास अगर आप मैग्नेटिक नीडल को रख देते हो, तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगी? डेट इज़ स्टडीड बाय द ऑस्टर्ड। तो यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, अगर एक वायर के नीचे आप मैग्नेटिक फील्ड रखते हो और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम डायरेक्शन ए टू बी, तो ऐसी सिचुएशन में जो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल है वो वेस्ट की तरफ मूव कर जाएगा और साउथ पोल जो है वो थोड़ा सा ईस्ट की तरफ मूव करेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट जो शो करता है कि मैग्नेटिक जो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ होगी। आप इस एक्सपेरिमेंट से उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में वो है बॉयड-सैवर्ट्स लॉ। तो बॉयड-सैवर्ट्स लॉ में क्या हम फाइंड करते हैं, हम अगर वायर है तो वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा, हमने पहले जैसे पढ़ा है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना है, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, डेट इज़ गिवन बाय बॉयड-सैवर्ट्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर आपके पास ये वायर है, सपोज एक्स से लेकर वाई की तरफ, इसमें से वायर में से करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसके ऊपर एक छोटा सा स्मॉल लेंथ एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं ए से लेकर बी तक, जिसकी लेंथ डी एल के इक्वल है, और इस करंट एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पर पी के ऊपर है उसको हम मान लेते हैं कि वो वैल्यू जो है मैग्नेटिक फील्ड भी वो डी बी के इक्वल है। देन डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट पी के ऊपर, डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, उस वायर में से डी एल लेंथ में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। सेकेंडली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डी एल, जो लेंथ है ए से लेकर बी तक पोर्शन, उसकी लेंथ कितनी है। और तीसरी चीज़ जो वहाँ पर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डी एल लेंथ, और ये आपके पास जो वेक्टर है डी एल से लेकर पी तक, इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, साइन थीटा के ऊपर ये वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। अगर हम इन तीनों चीज़ और एक चीज़ और साथ में रह गई, वो है कि डी बी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है डी एल से लेकर पी तक का, उस डिस्टेंस को हम अगर आर मानते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर ये सारे पॉइंट्स हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास आएगा डी बी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है स्मॉल के, विच इज़ कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, विच इज़ इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं तो 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पेयर मीटर। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट विच इज़ 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पेयर मीटर। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो डी बी किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। इसी चीज़ को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में किस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी,
तो म्यू नॉट पॉन 4 पाई तो कांस्टेंट रहेगा ही। डी एल और के साथ जो साइन थीटा था उसको आप आर यूनिट कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, आई डी एल मल्टीप्लाई या क्रॉस आर यूनिट कैप। और इसको अगर आप इस तरीके से लिखना चाहते हो, यूनिट कैप की जगह एक वेक्टर लिखना चाहते हो, तो आर से ऊपर वेक्टर बन जाएगा, नीचे आर के मैग्नीट्यूड से आप अगर डिवाइड करते हो तो आर के स्क्वायर की जगह आर क्यूब बन जाएगा, आइडियल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। तो ये जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका जो रिजल्टेंट, इसका जो आपके पास रिजल्ट आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, डेट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में मैग्नीट्यूड जो है अगर इसको आप पूरा सॉल्व कर लेते हो तो आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, यहाँ से डायरेक्शन भी मिल जाएगी। और टोटल वैल्यू अगर लेंथ आप ए से लेकर एक्स से लेकर वाई तक फाइंड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, डीबी का इंटीग्रेशन करोगे, कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ जाएंगी, बाकी जो आपके पास बचेगा उसका आपने इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर इसको आगे हम ज़्यादा और सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आर और डी एल की वैल्यू जो है वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होगी। डेट्स वाई की सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली इसको बाद में आगे सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो आपका आर्टिकल है वो कंप्लीट ख़त्म हो जाता है। तो ये आपने करना है यहाँ तक वाइट सेवर्ट्स लॉ, इसको अच्छी तरह से बेटा लर्न करना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी आपने नोट करना है इसको।